नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। यह योजना मुख्यतः, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युवा स्वरोजगार योजना है। जो हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो अपने स्वरोजगार कर सकें, इसलिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस जैसा कि पोस्टर में स्पष्ट है कि वस्त्र निर्माण उद्योग और सेवा कारोबार के लिए इसमें हम ऋण प्रदान करते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसका मैंने एक पीडीएफ बना रखा है। इस पीडीएफ के माध्यम से हम सीखते हैं तो हम जल्दी सीख जाएंगे। एक पीडीएफ है हमारा। देखिए, ये योजना का उद्देश्य क्या है। यह योजना का उद्देश्य बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियों को सरकार के द्वारा अनुदानित तथा ऋण स्वीकृति के माध्यम से व्यापार का संवर्धन करना है। जैसा कि स्पष्ट है कि सरकार नवयुवक और नवयुवतियों को एक इनकी सुविधा के आधार पे, उनके रुझान के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे ऋण की स्वीकृति करती है और उसमें अनुदान भी प्रदान करती है। बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियों को नौकरी के स्थान पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हर आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती है। हर आदमी सोचे कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये संभव नहीं है। और हमारे धर्मशास्त्रों ने भी कहा है कि लक्ष्मी का वास उद्यम में है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि अधिकतर जो सफल उद्योगपति हैं वही धनवान हैं। मैं यहाँ नौकरी वालों को की कमी नहीं बताना चाहूंगा, उन्हें नीचा दिखाने का मेरा कोई आशय नहीं है, पर जो सत्य है वो कहने में कोई भय भी नहीं होना चाहिए कि लक्ष्मी जो वास करती हैं वो उद्यम में ही वास करती है। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं कि यह जो ऋण दिया जाता है वह संपत्ति बंधक मुक्त होता है। इस ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें युवा उसमें काम करें तो उनको सरकार अनुदान भी प्रदान करती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें कम से कम व्यक्ति को साक्षर या कक्षा 8 पास होना चाहिए। इससे कम का नहीं चलेगा, इससे कम का नहीं चलेगा। आयु की बात करें तो 18 साल तो पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि बालिग होने की आयु ही यही है, और अधिकतम 55 वर्ष। 55 वर्ष का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है कि प्रायः जो लोन होता है 7 साल 10 साल के लिए होता है, और 10 साल में जब वो लोन की अदायगी होगी तो व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो जाएगी। तो बैंक का एक नियम है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को वह लोन नहीं देता है। वह उन्हें ये मान लेता है कि भले ही इनके पास संपत्ति हो, धन हो, लेकिन ये ऋण के लिए अपात्र हो गए हैं, क्योंकि किसी भी समय एक औसत जो घोषित आयु होती है व्यक्ति की 60 से 65 साल है। तो उस आधार पे बैंक ये कैलकुलेट करता है कि यह व्यक्ति 60 से 65 साल जिएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बैंक लोन नहीं देने के लिए तत्पर होता है जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने की कैटेगरी भी हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 65 साल में मर ही जाएंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जो औसत आयु है वो 65 साल के आसपास है, इसलिए 10 साल कम कर दिया है बैंकों ने। बैंकों ने इस चीज को व्यवस्थित कर दिया है कि हम 55 साल से ऊपर के आदमी का इस योजना में ऋण स्वीकृत नहीं करेंगे। वजह कि हमने कोई भी चीज बंधक नहीं रखी है। जब हम बंधक रख लेंगे तो भाई आप जिंदा रहिए या मर जाइए, आपकी अनुपस्थिति में हम उस संपत्ति को नीलाम करके हम अपना जो ऋण है, बैंकों ने ऋण दिया है, वो हम ले लेंगे। पर इस योजना में चूंकि हमने बंधक नहीं रखा हुआ है, इसलिए हम 55 साल से ऊपर पे हम ऋण नहीं स्वीकृत करेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, कुछ बैंक इसका कभी कभी कुछ वायलेशन भी होता है, लेकिन किसी भी दशा में 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को यह लोन नहीं दिया जा सकता, किसी भी दशा में। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें
तो यह युवा स्वरोजगार योजना जो है वो दो प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होती है, निर्माण इकाई और सेवा कारोबार। निर्माण इकाई का मतलब है कि आप किसी वस्तु का निर्माण करें, प्रोडक्शन करें, तब ये मिलता है। और सेवा कारोबार का तात्पर्य है कि जहां हम सेवा करते हैं, जैसे उदाहरण से समझते हैं इस बात को, जैसे हमने टेलरिंग की शॉप डाल ली, बुटीक डाल दिया, ब्यूटी पार्लर डाल दिया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाल दिया, इस तरह का यहाँ ये सेवा कारोबार आ गया। जैसे बिल्डिंग का काम डाल दिया और हमने बढ़ई का कारखाना डाल दिया, तो ये सेवा कारोबार है। तो यहाँ हम निर्माण के लिए और सेवा कारोबार के लिए हम ऋण स्वीकृत करते हैं। एक यहाँ बता देने की बात मैं जरूरी समझता हूँ कि यहाँ विपणन के लिए, यानी कि थोक में हम खरीदें और हम फुटकर में उसको बेचें, इसके लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है, नहीं दी जा सकती। ऋण सीमा क्या है? ऋण सीमा की बात है कि इसमें निर्माण इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा कारोबार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसमें कुछ अनुदान भी है। इसमें अनुदान के लिए कुछ तालिकाएं बनी हुई हैं कि अगर शहरी महिला का अनुदान है तो कुल परियोजना लागत का 35%, अगर शहरी पुरुष है तो कुल परियोजना लागत का 25%, ग्रामीण महिला का अनुदान है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला है और इस योजना में उसका ऋण स्वीकृत होता है तो उसे कुल परियोजना लागत का 35%, और ग्रामीण पुरुष का अनुदान है तो कुल परियोजना लागत का 35% उसे दिया जाता है। यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि महिला चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, उसे 35% का अनुदान मिलेगा, ग्रामीण पुरुष को 35% और शहरी पुरुष को 25% का अनुदान दिया जाएगा कुल परियोजना लागत का। अब कुल परियोजना लागत का तात्पर्य है कि आपको बैंक से कुल कितना पैसा चाहिए, उसके आधार पर सब्सिडी तय होती है। अब कैसे मिलेगी, तो इसे भी जानना जरूरी है। चलिए बताते हैं आगे। अनुदान प्राप्ति, आप बैंकों से ऋण लीजिए, अपना काम कीजिए और बैंकों में वो ऋण है जो उसकी ईएमआई बनाई गई है वो समय समय पर आप उस ईएमआई को वापस कीजिए। आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं, आपका कहीं भी फेल्योर नहीं होता है, तो यह सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। अगर फेल्योर होता है तो ये सब्सिडी आपको नहीं दी जाएगी। आवेदक का अंशदान, अंशदान अर्नेस्ट मनी कि आप अगर लोन लेने आए हैं तो आपको कुछ अपनी जेब से भी लगाना पड़ेगा। लगभग 95% जो परियोजना लागत है उसका लोन सैंक्शन होता है, शेष आपको देना पड़ता है। यहाँ पर भी एक कैटेगराइज है कि ग्रामीण महिला का जो शहरी महिला का जो अंशदान है वो 5% है, शहरी पुरुष का अंशदान कुल परियोजना लागत का 10% है, ग्रामीण महिला का 5% और ग्रामीण पुरुष का 10%। यानी क्लियर हो गया कि इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोई विभेद नहीं है, महिलाओं को 5% देना है और पुरुषों को 10% देना है। सपोज दैट आपने 1 लाख का लोन लिया तो 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा अर्नेस्ट मनी के रूप में यदि आप मेल हैं, और 5,000 देना पड़ेगा यदि आप फीमेल हैं। ग्रामीण और शहर में इसमें अंतर नहीं किया गया है। ऋण स्वीकृति कैसे होती है? जो लोन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्म लोन और एक होता है कार्यशील पूंजी। जैसे टर्म लोन क्या होता है, जैसे आपने कोई भी निर्माण इकाई या सेवा कारोबार डाल रहे हैं तो कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, कुछ फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, टेबल कुर्सी मेज पंखे इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो एक बार में जिनका धन लग गया, वो टर्म लोन के अंतर्गत आता है। और कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी का मतलब कि हमने जो कच्चा माल खरीदा उसको तैयार करके बेचा, फिर हम स्टाफ को हर महीना सैलरी पे कर रहे हैं, यानी जो मासिक खर्च है ये कार्यशील पूंजी में आएगा, और जो एक बार का खर्च है वो टर्म लोन में आएगा। इस तरह से ये होता है।
जैसे यहाँ दिखा गया है कि व्यक्ति को टर्म लोन मशीनों, उपकरणों और फर्नीचर की खरीद के लिए दिया जाता है। यह 7 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है और इसकी एक समान किस्त बना दी जाती है, जो आवेदक को नियत समय पर बैंकों को चुकानी होती है। मेरे ख्याल से क्लियर, यही मैंने कहा। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है कि किसी भी इकाई को संचालित करने के लिए उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और जब यह वस्तु बिकती है तो उसे पुनः लाभ सहित पूंजी प्राप्त होती है। अरे भाई, आपने कोई चीज बनाई तो उसके लिए खरीदने के लिए कच्चा माल चाहिए, और जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसी प्रॉफिट में से ही तो सारे खर्चे निकलेंगे। तो यह 3 महीने के आधार पे कैलकुलेट की जाती है, और साथ ही कर्मचारियों का वेतन, बिजली का भुगतान, तमाम अन्य खर्चे भी जो होते हैं, इसका भुगतान के लिए आवेदक की इकाई के अर्जित लाभ से जो इसका भुगतान होगा वो लाभ प्रॉफिट से ही होगा ना, जाहिर सी बात है। टर्म लोन कुल परियोजना का 75% और कार्यशील पूंजी कुल परियोजना का 25% होता है लगभग। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 65-35 हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सीसी 75% दे दी जाए और टर्म लोन आपको 25% कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आवश्यक प्रपत्र, अच्छा इसमें क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो सबसे पहले केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, नो योर कस्टमर। तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कलर फोटो ये लगती हैं। अच्छा फिर शैक्षिक योग्यता, हमने पहले बताया था शैक्षिक योग्यता चेक की जाती है। तो कक्षा 8 के ऊपर जो भी आप शिक्षा है उसका प्रमाण दीजिए। फिर कह रहे हैं प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र। भाई जो आप काम करना शुरू करना चाह रहे हैं उसका प्रशिक्षण है कि नहीं है। आप बिल्डिंग का कारखाना डालने जा रहे हैं तो बिल्डिंग करना आता है कि नहीं आता। आप टेलरिंग शॉप डालने जा रहे हैं तो टेलरिंग करनी आती है कि नहीं आती। तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर नहीं है तो वो ट्रेनिंग आपको उद्योग विभाग कराता है, वो ट्रेनिंग आपको करके सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, तभी इस योजना में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे आपने कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, पहले कहीं काम किया है, कुछ जानकारी है। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इकाई के फेल्योर होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जहां जहां जो चीजें अनिवार्य है मैंने वहां अनिवार्य लिख दिया है, और जहां बाकी चीजें वैकल्पिक है मैंने वहां वैकल्पिक दे दिया है। वैकल्पिक अगर नहीं है तो, अगर वैकल्पिक मतलब आपके पास हो तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके। अब कुछ सरकारी प्रमाण पत्र लगते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीजें लगती हैं। अच्छा, व्यापार स्थल प्रमाण पत्र। व्यापार स्थल प्रमाण पत्र क्या है कि आप अपना व्यापार कहाँ रखेंगे, कहाँ करेंगे। भाई या तो उस घर के या जमीन के आप मालिक होंगे, अगर आप उसके मालिक हैं तो आप उसका उसका अगर आपका संपत्ति है तो आप उसका बैनामा दीजिए, अगर किराए पे हैं तो उसका किराया नामा दीजिए, और यदि वो आपके रिश्तेदार की है तो उनका सहमति पत्र आप दीजिए। सहमति पत्र आवश्यक होता है। भाई हम कैसे मान लें आप वहां पे आप काम करने पाएंगे। और साथ ही साथ उक्त स्थान का बिजली का बिल, अगर आपके नाम की जमीन है तो आपके नाम का बिजली का बिल होगा, अगर किराए पे लिए हैं तो मकान मालिक के नाम से होगा, और अगर सहमति पत्र पे लिए हैं तो जिसकी जमीन होगी उसके नाम से बिजली का बिल वहां होना चाहिए। एक परियोजना रिपोर्ट लगती है जिसे पीआर कहते हैं। हाँ वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें सारी विवरण दर्ज होता है कि आप क्या बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, मशीनें कहाँ से लाएंगे, कितने की लाएंगे, कितना स्टाफ लगाएंगे, कितना सैलरी देंगे, कितना बिजली का खर्चा आएगा, कितने का माल बनेगा, कितने में बिकेगा, प्रॉफिट क्या जनरेट होगा, ये तमाम चर्चा उसमें होती है। उसी में ये गणना की जाती है, क्योंकि समस्त जो खर्चे हैं वो आपको अपने लाभ से ही देने हैं। यदि अगर आपकी जो परियोजना रिपोर्ट बताती है कि आपका व्यापार प्रॉफिटेबल नहीं है तो लोन आपको सैंक्शन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल।
अब देखिए, इसमें मैंने पहले बता दिया कि सारी जानकारी इस परियोजना रिपोर्ट में होती है, क्योंकि संपूर्ण दायित्व का निर्वहन लाभ के आधार पर किया जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट यह बताती है कि इकाई लाभ अर्जित नहीं कर रही है तो ऋण स्वीकृत नहीं होगा। जी। और परियोजना रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि कितने टर्म लोन की आवश्यकता है और कितने आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। ये सारी चर्चा इस प्रपत्र में होती है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीए से या वकील साहब से बनवा लेते हैं, फिर इस प्रपत्र को पढ़ते ही नहीं। पढ़ना जरूरी है। अच्छा, कोटेशन क्या होता है? कोटेशन ये होता है कि आप मशीन कहाँ से लेंगे। आप जैसे मान लीजिए कि आपको मशीन खरीदनी है, उपकरण खरीदने हैं, तो किसी दुकानदार से ही तो खरीदने होंगे, तो वहां आप उससे जाके कोटेशन मांगेंगे, तो एक वो अपनी फर्म के बिल बुक पे एक आपको कोटेशन बना के देगा कि ये मशीन इतने की है, उपकरण इतने का है, तो आप बैंक में लगाएंगे। अगर आपका ऋण स्वीकृत होता है तो बैंक उस पैसे का भुगतान संबंधित कंपनी या दुकानदार को कर देता है और आप वहां से वो सामान ले लेते हैं। आपके हाथ में पैसे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, इसको याद रखिएगा। टर्म लोन का पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं उद्यम आधार की। उद्यम आधार क्या है? कह रहे हैं उद्यम आधार, अभी देखिए लिखा हुआ है, उद्यम आधार एमएसएमई विभाग द्वारा एक परिचय पत्र है। जैसे आपका एक आधार होता है ना आपका व्यक्ति का, उसी तरह आपकी इकाई का, चाहे वो सेवा कारोबार हो, चाहे वो निर्माण का कार्य हो, उसके लिए एक परिचय पत्र है जो एमएसएमई विभाग, एमएसएमई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा जारी किया जाता है, और इसे इस योजना में आपके पास होना आवश्यक है। नहीं है तो सीए साहब या वकील साहब बना देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अभी तक तो आपने जाना पेपर क्या लगेगा और कितना अंशदान है और कितना आपका सब्सिडी है, तमाम चीजें आपने जानी। अब हम जानते हैं इस योजना में आवेदन प्रक्रिया क्या है। क्या सर्वप्रथम इसमें आवेदन करना है। अब आवेदन कहाँ करना है ये बताओ। तो इसमें कह रहे हैं कि सर्वप्रथम यह समस्त कह रहे हैं कि हर जिले में एक संस्था है, जैसे जिला उद्योग केंद्र या खादी ग्राम उद्योग बोर्ड होता है, वहां पे जाके आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका आपको आवेदन करना है। आप इसका आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के बाद सरकार एक इंटरव्यू आयोजित करेगी। देखिए देखिए, इंटरव्यू में शामिल होना कह रहे हैं, उसके बाद सरकार द्वारा निश्चित की गई तिथि पे आपका एक इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू में जिले के सभी बड़े अधिकारी, एक बॉडी बनाई जाती है जिसमें सभी बड़े अधिकारी आते हैं, जिसमें लीड बैंक के ब्रांच मैनेजर, डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और विभिन्न बैंकों के मैनेजर उपस्थित होते हैं। उसमें आपको निर्धारित तिथि और समय को जाना होगा। प्रायः यह हर जिले के विकास भवन में होता है या जहां वो डिसाइड करें। तो वहां पे ये सभी लोग आपसे आपकी इकाई के बारे में पूछेंगे। प्राय सारे जो प्रश्न होते हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही सारी बातें लिखी हैं, उसी आधार पे होंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, नहीं जानते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपके लोन का पास होना संशय में हो जाएगा। अब तो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ के जाए ताकि उस समय जो वहाँ क्वेश्चन हो उसका जवाब दें। और एक बात और कि वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप इस लोन के लिए व्यवहारिक है कि नहीं। अगर आपको लोन दिया जाएगा तो इकाई चला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फेल्योर होने के लिए कोई भी संस्था आपको धन नहीं देगी, असफल होने के लिए कोई भी धन नहीं देगी। अगर आपसे जो पूछा जाता है उसे आप सही तरीके से बताते हुए आप संतुष्ट कर देते हैं इस टीम को, तो आपका लोन स्वीकृत हो जाता है और स्वीकृत पत्र आपके संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है जहां पे आपने उसको रिक्वेस्ट किया है जाने के लिए। कह रहे हैं कि अब बैंक स्वीकृति, अभी तो ये बॉडी ने स्वीकृति दी, फिर ये आपकी फाइल जाएगी बैंक, फिर बैंक मैनेजर आपको एग्जामिन करेगा कि वाकई में ये जो स्वीकृति आई है इस आधार पे इस व्यक्ति को अगर ऋण दिया जाता है तो ये संचालित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बैंक मैनेजर को यह पूर्ण अधिकार है कि वह स्वीकृत फाइल को समुचित कारण बताते हुए निरस्त, आप उसके खिलाफ कहीं भी कोई कानूनी उपचार उसका
नहीं है। बैंक का यह स्वविवेक अधिकार है, इसको कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोन तो पास किया सरकार ने, देना बैंक को है। बैंक ने सारे एग्जामिन किया, समझा बूझा और उन्हें पता चला कि आप डिफाल्टर हैं, आपका पहले से कोई लोन स्वीकृत है या आपको प्रॉपर पात्र आप हैं ही नहीं इस योजना के लिए, तो वह सब कुछ होने के बाद भी आपके लोन को अस्वीकृत कर सकता है। अगर बैंक मैनेजर आपके यहाँ विजिट करने जाते हैं, आपकी इकाई को देखते हैं, आपके पेपर को देखते हैं और अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आपको लोन सैंक्शन दिया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई। इस प्रक्रिया को आप देखिए, समझिए, दोहराइए और अगर आवश्यक आपको लगे तो आप संपर्क कीजिए, आपका यह लोन आवेदन किया जा सकता है। यहीं इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी आपका समय लिया और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।